नमस्कार साथियों, कैसे हो? पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्या सम्मेलन योजना, अर्थात गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत जो नए कार्मिक और रिटायर्ड कर्मचारियों को लगाया जाना है, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान सरकार द्वारा पारित किया गया है। इनका अधिकतम और न्यूनतम वेतन कितना रहेगा, ये हम जानेंगे वीडियो के दौरान। इसके साथ ही इनकी योग्यता क्या रहने वाली है, ये तमाम तरह की जानकारी हम इस वीडियो के दौरान चर्चा में रखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ये आदेश है वो दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को पारित किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो विद्यालय में रिक्त पद हैं, शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, उनको विद्या संबल योजना अर्थात गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनको लगाया जाएगा। जो पात्र अभ्यर्थी रहेंगे, इसमें दो प्रकार से इनको मौका दिया गया है। जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दिया गया है, और साथ ही जो रिटायर हो चुके कार्मिक हैं उनके लिए भी यह मौका, सुनहरा मौका राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है। तो इनकी जो इस योजना के तहत जो लगाई जाएंगी, इनकी पदों की योग्यता और शर्तें निम्न अनुसार रहेगी। इनमें नंबर 1 है व्याख्याता। व्याख्याता है वो विभिन्न पदों के आमंत्रित किए गए हैं, और इनका जो योग्यता रहेगी वो संबंधित पद विषय में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियम 2021 में जो किया गया था राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इनको व्याख्याता पद को शामिल किया गया है विभिन्न विषयों के। और नंबर 2 है वरिष्ठ अध्यापक, ये भी विभिन्न विषयों के हैं। और नंबर 3 में है अध्यापक L2 विभिन्न विषयों के, इनके लिए बीएड अनिवार्यता रहेगी। और ये ऊपर वरिष्ठ अध्यापक है और व्याख्याता, इनके लिए MA और बीएड अनिवार्य रूप से रहेगी योग्यता में। और जो L2 से हैं और L1 से, इनके लिए आप BSTC और बीएड अनिवार्य है। और इसके साथ ही प्रयोगशाला सहायक है, इनके पदों को आमंत्रित किया गया है। इनके साथ ही शारीरिक शिक्षा के शिक्षक। तो ये हमारे को 6 प्रकार से पोस्ट इनकी दी गई है अलग अलग। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक। नीचे कुछ शर्तें दी गई है। नोट: गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही रहेगी। न्यूनतम आयु यहाँ पे दी गई है, न्यूनतम आयु है यहाँ पे जो वर्णित है नियमों में, वो प्रावधानों के अनुसार रहेगी। और विद्या संबल योजना, गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्ति अथवा निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। 2 तरह के मेरे द्वारा बताया गया था कि जो सेवानिवृत्त कार्मिक है उनको भी मौका दिया गया, और साथ ही जो निजी अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दिया गया है। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनको भी मौका दिया गया है, बशर्ते उनके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट अभ्यर्थी उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अध्यापक लेवल 1 और 2 हैं उनके लिए रीट परीक्षा में उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं रहेगी, अर्थात जिसने रीट उत्तीर्ण नहीं किया हो वो भी इसका पात्र मान लिया गया है, बशर्ते उसने बीएड या BSTC कर रखा हो। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। इस बात का ध्यान रखें, जो सेवानिवृत्त कार्मिक हैं वो 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करेंगे, उससे अधिक आयु तक यहाँ पे मान्य नहीं रहेंगे। भाषा विषय को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की जानी अनिवार्यता होगी। इस बात का ध्यान रखें, जो भाषा शिक्षक है उनको छोड़ के सभी को अंग्रेजी माध्यम में भी लगाया जा सकेगा। अब है रिक्तियाँ। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग पहले से ही कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्तियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्तियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब है रिक्तियों का प्रकाशन।
विषयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र ग्राम सार्वजनिक स्थान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट http एजुकेशनल राजस्थान गवर्नमेंट इन पर किया जाएगा। यहाँ पे आप रिक्तियों का प्रकाशन देख सकेंगे। अब है आवेदन प्रक्रिया की किस प्रकार की रहेगी। किसी भी पद हेतु 65 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त प्रकार के दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीओ को सभी व्यक्ति इस विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। ये आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑफलाइन रखी गई है, इसमें ऑनलाइन प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो कार्मिक आवेदन की पात्रता रखते हैं वो ऑफलाइन दस्तावेज है वो अपने निजी विद्यालय अपने जो नज़दीक विद्यालय है और प्राचार्य पीओ है उनमें स्वयं जाकर प्रस्तुत कर पाएंगे। वरीयता का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, अर्थात कई बार ऐसे होता है कि एक ही पोस्ट पे 2 कार्मिक आ जाते हैं तो उसमें वरीयता किसको दी जाएगी, किसको गेस्ट फैकल्टी या विद्या संबल योजना के तहत लिया जाएगा। इसमें है कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए जाने वाले रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य अथवा पीओ द्वारा किया जाएगा। इसमें ये ध्यान रखें कि जो पीओ और प्राचार्य है इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25%, शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का वरीयता सूची पद के वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक बार जोड़कर किया जाएगा। ये यहाँ पे अगर ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ये प्राचार्य और पीओ का दायित्व रहेगा कि वो इनके परसेंटेज के आधार पे जो भी है उनको वरीयता के आधार पे इनकी नियुक्ति करावें। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाए। ये तो सर्वमान्य नियम है कि अगर समान अंक हो जाते हैं तो इसमें जिसकी आयु ज़्यादा रहेगी उनको प्राथमिकता दी जाए, जो कम आयु है उनको प्राथमिकता नहीं दी जाए। आगे है परिवेदना प्रस्तुत करना। इसमें परिवेदना प्रस्तुत करने में ये दिया गया है कि पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। और इसमें क्या है कि इनकी समिति बनाई गई है परिवेदना हेतु, जिला स्तर पर परिवेदना समिति बनाई गई है। इसमें जो इनका अध्यक्ष रहेगा वो रहेगा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाकी इनके 3 सदस्य रहेंगे। तो इसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तो ये 3 सदस्य रहेंगे और ये इनके अध्यक्ष रहेंगे। ये समिति है ये परिवेदना का निपटारा करेगी। किसी प्रकार की समस्या किसी कार्मिक को पात्रता अथवा वरीयता के क्रम में आती है तो उस विवाद का निपटारा ये समिति करेगी, इस बात का ध्यान रखें। अब इनकी मुख्य बात आती है विद्या संबल योजना के तहत मानदेय, अर्थात इनको कितना मानदेय या सैलरी मिलने वाली है। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को उम्मीदवार पदवार प्रति घंटा 60 मिनट मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा। इनको प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा या इनका अधिकतम मासिक में इनका अधिकतम मानदेय रहेगा, उससे ऊपर इनको मानदेय नहीं प्राप्त हो पाएगा। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें। नंबर 1 में दिया गया है जो अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय हैं उनको कक्षा 1 से 8 तक दी जाएगी क्लासें और इसमें प्रति घंटा 60 मिनट का रहेगा और इनको 1 घंटे के 300 रुपये मिलेंगे और इनका अधिकतम जो मानदेय है वो 21,000 रुपये निर्धारित किया गया है। 21,000 से ज़्यादा इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट में ये क्लियर हो गया कि जो लेवल 1 और 2 के शिक्षक 1 से 8 तक इनको पढ़ाना होगा और प्रति घंटा ये घंटा है 60 मिनट का रहेगा। जो स्कूल में हमने 40 या 45 मिनट का घंटा रहेगा वो नहीं माना जाएगा, इसमें 60 मिनट का घंटा दिया गया है। 60 मिनट का 1 घंटा रहेगा और इसमें 300 रुपये 1 घंटे के मिलेंगे, लेकिन अधिकतम जो मानदेय है वो 21,000 ही मिलेगा।
नंबर 2 है वरिष्ठ अध्यापक। वरिष्ठ अध्यापक को कक्षा 9 और 10 पढ़ाने को मिलेगा और इसके बाद इनका जो प्रति घंटा है वो 350 रुपये और अधिकतम जो मासिक वेतन इनका रहेगा वो 25,000 रुपये, अर्थात 25,000 रुपये से अधिक इनको मानदेय प्राप्त नहीं हो पाएगा और प्रति घंटा इनको 350 रुपये मिलेंगे। अब है प्राध्यापक, तो इसमें इनका 11 और 12 पढ़ाने को मौका मिलेगा। 11 और 12 क्लास इनको दी जाएगी और जो इनका प्रति घंटे का टाइम रहेगा वो 400 रुपये रहेगा और अधिकतम जो मानदेय रहेगा इनका 30,000 रुपये रहेगा। 30,000 से अधिक मानदेय इनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और फिर नंबर 4 में है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला जो सहायक है इनको 21,000 से अधिक इनको मानदेय प्राप्त नहीं हो पाएगा प्रयोगशाला सहायक को। इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा शिक्षक है, इनको कोई भी क्लास नहीं दी गई है, इनका काम PTI है, इनका काम जो है वो गेम से संबंधित रहता है। इनको भी प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपये दिए जाएंगे और जो अधिकतम इनका मानदेय रहेगा वो 21,000 रुपये रहेगा। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी दी गई है, इन शर्तों को पढ़ते हैं ध्यान से। अन्य शर्तों में दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य PO द्वारा नियुक्त किए गए दिनांक तथा समय पर वे इस कार्य करने उपस्थित होंगे। इस बात का ध्यान रखिए, जो चयन हो गया है जिस अभ्यर्थी का उसको 7 दिन के अंदर सहमति प्रदान करनी होगी। सहमति पत्र का आगे प्रारूप दिया गया है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 7 दिन इनके लिए समय दिया गया, जो 7 दिन के अंदर सहमति पत्र नहीं दे पाएगा उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 2 इसमें दिया गया है निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। जो सहमति पत्र नहीं दे पाते हैं तो इसके बाद इनका जिस कार्मिक का नंबर था उनको ले लिया जाएगा और इनको निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। नंबर 3 है गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। इनको स्थायी नहीं किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। गेस्ट फैकल्टी इनका नाम भी दिया गया है, तो जब तक वो पूर्ण रूप से प्रक्रिया नियमित नहीं हो पाएगी, नए कर्मचारी नहीं आ जाते हैं, तब तक इनको हटाया नहीं जा सकेगा। जब वो नियमित कर्मचारी आ जाते हैं तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनको अस्थायी तौर पे लगाया जाएगा, पूर्णतः अस्थायी रहेंगे। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने वाले निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्याधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13/3/2021 में वर्णित है। नंबर 5 इसमें दिया गया है कि गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य तथा PO के द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचार, अनियमितता, कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य तथा PO द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत कार्मिक किसी प्रकार का कार्य कुशल करने में निम्न स्तर है, दुराचार और अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थित होने की दशा में जो प्राचार्य हैं उनको ये अधिकार दिया गया है, प्राचार्य अथवा जो PO रहेंगे उनको ये अधिकार दिया गया है कि बिना कारण बताए, कारण बताना कोई जरूरी नहीं है, बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे इनका टाइम टेबल दिया गया है। टाइम टेबल मतलब आवेदन कब किया जाएगा, ये तमाम तरह की जानकारी इनका रहेगा। टाइम टेबल इनका है कि 1 नवंबर तक, दिनांक 1 नवंबर तक विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। 1 नवंबर को बता दिया जाएगा कि किस स्कूल में, किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं और दिनांक 2 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022 सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है विद्यालय समय में। मतलब अभी विद्यालय का समय 10 से 4 बजे का है, तो 4 बजे तक अपने मान सकते हैं कि आवेदन की तिथि रहेगी, आवेदन कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और नंबर 3 है दिनांक 5 नवंबर 2022 को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना। स्कूल स्तर पर यह प्रकाशित की जाएगी कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में किसे रखा गया है। ये प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मतलब 5 नवंबर को ये बताया जाएगा कि हमारे विद्यालय में कितने आवेदन प्राप्त हुए। उसके बाद में 7 नवंबर को पात्रता की जांच की जाएगी, कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन पात्र नहीं हैं। जो अपात्र रहेंगे उनको निकाल दिया जाएगा या उनको बाहर कर दिया जाएगा। वरीयता सूची बनाना, अस्थायी एवं जारी करना।
इसके बाद में इनकी वरीयता सूची बना दी जाएगी उसी दिन 7 नवंबर को, और उनको जारी कर दिया जाएगा। फिर आगे 9 नवंबर को, जो 9 नवंबर है उसको है कि आपत्तियां मांगी जाएगी। किसी प्रकार को अगर बाहर कर दिया गया है, किसी आवेदक को बाहर कर दिया गया है तो उससे आपत्तियां मांग ली जाएगी। तो उसके बाद में 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी जो स्थायी रहेगी। इसके बाद में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अंतिम वरीयता सूची है वो 10 नवंबर को बनेगी, उससे पहले जितने भी परिवर्तन होने हैं वो हो जाएंगे। 10 नवंबर को इनकी सूची, ये अंतिम सूची बना के प्रकाशित कर दी जाएगी स्थायी रूप में। और नंबर 7 पे रहेगा कि दिनांक 11 नवंबर 2022 को मूल दस्तावेजों की जाँच करवानी होगी कि अभ्यर्थी के जो मूल दस्तावेज रहेंगे उनकी जांच है वो 11 नवंबर को हो पाएगी। 12 नवंबर को आदेश जारी किया जाएगा पीओ के माध्यम से, पीओ अथवा आचार्य के द्वारा जो भी उपस्थित रहेंगे स्कूल में उनके द्वारा आदेश जारी किया जाएगा 12 नवंबर को। और 19 नवंबर 2022 को कार्यग्रहण की अंतिम तिथि रहेगी। मतलब आदेश जारी किया जाएगा 12 नवंबर को, उसके बाद में कार्मिक को 7 दिन का मौका दिया जाएगा, और 7 दिन के बाद 19 नवंबर को इनके कार्य ग्रहण का अंतिम तिथि होगी। 19 नवंबर तक ये कार्य ग्रहण कर पाएंगे। इनका आवेदन का प्रारूप इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें आवेदक का नाम है, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और आवेदित पद का नाम, आप किस पद पे आना चाह रहे हो। फिर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, किस दिन आपको आपने आवेदन प्रस्तुत किया, यहाँ पे कार्मिक का फोटो रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातकोत्तर या अधिस्नातक जिन्होंने कर रखी हो। फिर इनका वर्ष यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर इनका प्रतिशत लिखा जाएगा। यहाँ पे संलग्न है, मतलब इनकी फोटोकॉपी को भी जमा करवाया जाएगा। ये आवेदन का प्रारूप है, और इसके साथ ये डॉक्यूमेंट आपने लगा देने हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक जो आपने कर रखी हो, बीए और एमए। तो यहाँ पे ये वर्ष आ जाएगा इनका, और इसके बाद इनका प्रतिशत आ जाएगा, और इनके बाद इनकी एक एक प्रति है उनको लगाया जाएगा इस आवेदन प्रारूप के साथ। नीचे है प्रशैक्षणिक योग्यता, इसके अंतर्गत बीएड और समकक्ष, बीएड कर रखी है या उसके समक्ष किसी प्रकार का डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है, उसका यहाँ पे वर्ष आ जाएगा, फिर प्रतिशत आ जाएगा। इसकी भी एक प्रति हमने इसके साथ अटैच कर देनी है। फिर डीएड और समकक्ष वर्ष, यहाँ पे फिर समकक्ष वर्ष और यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा। किसी विद्यार्थी या किसी कार्मिक ने बीएड, डीएलडी या बीएसटीसी जो भी आपने प्रशैक्षणिक योग्यता इसमें रहेगी जो कर रखी है, वो आप यहाँ पे वर्ष और प्रतिशत करके और इनका 1% संलग्न कर देंगे। इसके बाद इनका वैध पात्रता परीक्षा रहेगी, मतलब जिसने रीट या टेट जो भी उत्तीर्ण कर रखा हो, ये वैध पात्रता परीक्षा, इसका वर्ष और इसका प्रतिशत यहाँ पे लिख देना है इस प्रारूप में, और इसके साथ इनकी भी एक प्रति लगाई जाएगी। फिर इनका निवास का पता एक स्थायी रहेगा, फिर जो वर्तमान में इनका निवास का पता यहाँ पे दिया जाना है। आगे है मोबाइल नंबर, कार्मिक के मोबाइल नंबर, फिर जाति प्रमाण पत्र इनका लगाया जाएगा। फिर अन्य विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, विधवा, परित्यज्य, सपोर्ट्स पर्सन है, जो भी इनका अगर है तो ये फोटोकॉपी लगेगी। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी लगेगी, और उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र की 2 प्रति हमने लगा देनी है, और दोनों 2 राजपत्रित अलग अलग अधिकारियों द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए। और इसके बाद में लास्ट में है आवेदित पत्र के साथ संलग्नों की सूची संलग्न 1 से 12, ये 1 से 12 तक आपको डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। इसमें स्व प्रमाणित छाया प्रतियां व शपथ पत्र तथा अन्य 2 आवेदकों आवेदनकर्ता देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपको स्वयं भी प्रमाणित करने हैं, जो आप फोटोकॉपी यहाँ पे मांगे जा रही है इनको आपने अपने हस्ताक्षर भी कर लेने हैं, स्वयं प्रमाणित इनको कर लेना है। फिर यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। फिर नीचे है प्रारूप, ये शपथ का प्रारूप दिया गया है कि मेरे द्वारा जो सूचनाएं वगैरह भरी गई है वो समस्त प्रकार की सही है, उसमें सत्य को छिपाया नहीं गया है, मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट जमा कराए जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि हो जाती है तो मेरे ये जिम्मेवारी रहेगी। और इसके बाद में ये इनका शपथ पत्र है,
और नीचे ये पूरा इसमें दिया गया है। तो ये शपथ पत्र को ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद नीचे आपने हस्ताक्षर कर देने हैं। फिर ये सत्यापन है। ये दिया गया है कि मेरे द्वारा बिंदु 1 से लेकर 14 तक में वर्णित सूचना मेरी जानकारी में सही और सत्य है। मैंने इनको भली भांति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है। मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। यहाँ पे फिर कार्मिक अपने हस्ताक्षर कर देंगे। तो इस प्रकार ये संबल योजना थी, विद्यालय संबल योजना दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।